नमस्कार। कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। खबर है भारत और नेपाल के बीच हो सकने वाली बैन चीजों की और साथ ही साथ बैन हो चुकी कुछ चीजों पर। तो चलिए बढ़ते हैं इन खबरों की ओर विस्तार से। भारत के आयरन, स्टील ओर के रिप्रेजेंटेटिव्स और साथ ही फॉरेन इंडस्ट्रीज इन इंडिया दोनों ने मिलकर गवर्नमेंट से अपील की है कि गवर्नमेंट बैन लगाए नेपाल को एक्सपोर्ट हो रहे स्टील और आयरन को। और ये आग्रह इनकी तरफ से इसलिए किया गया है क्योंकि भारत में लगातार स्टील और आयरन की प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स और कॉन्ट्रैक्ट होल्डर ये होप कर रहे हैं कि इंडिया ऐसा कोई इम्पोज या फिर बैन ना लगाए नेपाल के लिए, क्योंकि नेपाल एक छोटी मात्रा में ही आयरन और स्टील इंडिया से लेता है और नेपाल को छोड़ के और देशों को इंडिया काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। अगर इंडिया उन बड़े देशों को एक्सपोर्ट करना कम करे तो नेपाल को स्टील और आयरन पर बैन नहीं लगाया जा सकता है। आनंद नेपाली जो कि सीईओ हैं जगदम्बा स्टील के, उन्होंने कहा कि इंडिया का नेपाल पर आयरन और स्टील के इंपोर्ट पर बैन लगाना बहुत कम चांसेस है क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है, नेपाल काफी कम इंपोर्ट करता है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर इंडिया स्टील और आयरन को एक्सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि नेपाल को नहीं देता है और भी कई देशों को नहीं देता है, तो इससे नेपाल की डोमेस्टिक मार्केट में काफी ज्यादा उथल पुथल मच सकती है। वहीं नेपाल का कहना कि उनके देश में बहुत ज्यादा स्टील और आयरन की खपत नहीं होती है। इवन 1 मिलियन टन ऑफ स्टील और आयरन एनुअली नहीं खपत होता, लेकिन फिर भी इस हाइक से रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ जाएंगे जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा नेपाल की और भी आयरन से बने हुए प्रोडक्ट पर, यानी कि आयरन से बने हुए प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं लोगों की जेबों पर बरस सकते हैं, क्योंकि इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में स्टील और आयरन के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसको लेकर एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाने की बात कही जा रही है इंडिया में। और इसके लिए सरकार को लिखा जा रहा है कि एक्सपोर्ट कम करे, और अगर ये बैन एक्सपोर्ट्स पर होते हैं तो इसका असर नेपाल पर भी पड़ेगा, क्योंकि नेपाल भी ज्यादातर क्वांटिटी का स्टील और आयरन इंडिया से ही इंपोर्ट करता है, क्योंकि मेनली कंस्ट्रक्शन पर्पस का आयरन और स्टील और जो शीट्स होती हैं वो इंडिया से ही नेपाल को एक्सपोर्ट की जाती हैं। साथिर सिंह जो कि प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ नेपाल, उनका कहना है कि कंस्ट्रक्शन वर्क और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी अभी ही उठे हैं और अभी ही चलना शुरू हुए, क्योंकि चाइनीज वायरस ने सब कुछ रोक रखा था और उसके बाद कंस्ट्रक्शन अभी ही जस्ट स्टार्ट हुए हैं, जिसकी वजह से आयरन और स्टील की डिमांड काफी ज्यादा है इंडिया में ही और साथ साथ और भी देशों में, जिसके बाद आयरन और स्टील के प्राइसेस पूरे वर्ल्ड लेवल पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रवि सिंह का साथ में ये भी कहना है कि अगर रॉ मटेरियल इंडिया से नहीं आता है तो नेपाल की मार्केट में आयरन और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करने वालों पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और मार्केट कोलैप्स हो सकती है आयरन और स्टील की कमी की वजह से, क्योंकि इससे सीधा असर कंस्ट्रक्शन पर भी पड़ेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि आयरन का भाव 57 रुपए पर केजी हो गया है और स्टील का 86 रुपीज पर केजी हो गया, जिसमें से आयरन की बढ़त करीबन 30 से 35% है, यानी कि पर केजी के हिसाब से 8 से 10 रुपए बढ़ा है आयरन पर, जो कि एक बहुत बड़ा उछाल है आयरन में। अभी तक की जो हाईएस्ट प्राइस आयरन और स्टील का गया था वो था करीबन 114 रुपए पर केजी नेपाल की डोमेस्टिक मार्केट में। साथ ही उनका ये भी मानना है कि इंडिया ने अभी तक की इंपोर्ट्स पर बैन नहीं किया स्टील और आयरन के पिछले समय से, और इंडिया एक्सपोर्ट में नेपाल को बैन नहीं भी करेगी क्योंकि नेपाल की क्वांटिटी कम है, जबकि इंडिया प्रेफर करेगी कि जिसको ज्यादा क्वांटिटी में आयरन और स्टील एक्सपोर्ट की जाती है उसका आयरन और स्टील कम करे, क्योंकि उससे ही डोमेस्टिक मार्केट में इंडिया के आयरन और स्टील के प्राइस कम किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि गवर्नमेंट्स भी चार्ज करती हैं इन पे ड्यूटी, लेकिन अगर रॉ मटेरियल आता है तो उस पे करीबन 5% की ही कस्टम ड्यूटी लगती है, और अगर कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट आता है तो उस पर 30% की कस्टम ड्यूटी लगती है। तो इसलिए रॉ मटेरियल को लेना ज़्यादा प्रिफरेबल होता है इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए, जिसके बाद वो अपना मटेरियल यहीं पर तैयार कर लेती हैं। और आपको बता दें कि आयरन और स्टील के प्राइस इंडिया में ही करीबन 25 से 30% तक बीते 3 महीनों में बढ़ चुके हैं, जिससे इंडियन सरकार के बीच भी खलबली मची हुई है कि इस बढ़ती हुई प्राइस को कैसे रोका जाए। और जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने ही रिक्वेस्ट किया सरकार से कि एक्सपोर्ट पर रोक लगाए, नहीं तो आयरन और स्टील के दाम और ज्यादा बढ़ने वाले हैं इंडिया की ही मार्केट में। तो कहीं ना कहीं इसी को देखकर कयास लगाए जा रहे थे कि नेपाल का एक्सपोर्ट भी बैन किया जा सकता है, लेकिन इंडियन सरकार ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि एक्सपोर्ट्स पर ब्रेक लगाई जाए, और हो सकता है कि एक्सपोर्ट की क्वांटिटी को लिमिट किया जाए, जिससे इंडिया में ही स्टील और आयरन की प्राइस को
एक फीजिबल रेट पर लाया जा सके और उसके बाद फिर से एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, क्योंकि आयरन और स्टील एक बुनियादी मटेरियल होता है किसी भी देश में कंस्ट्रक्शन का। आयरन और स्टील के प्राइसेस कहीं ना कहीं और चीजों पर भी रिफ्लेक्ट करते दिखाई देंगे, तो इसी से लगता है कि महंगाई आना अब तय है। तो चलिए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर है नेपाल में पड़े हुए भारतीय रुपए की। नेपाल के बैंकों में इस वक्त भारत के करीबन 7 करोड़ रुपए से अधिक रद्दी में पड़े हुए हैं। इसके अलावा नेपाली नागरिकों के पास भी काफी रकम ऐसी ही पड़ी हुई है और भारत सरकार को भी इसकी पूरी जानकारी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार इतनी बड़ी रकम को अब तक नेपाल से वापस नहीं लाई है। नई दिल्ली में नेपाली दूतावास के प्रवक्ता हरिप्रसाद ओडारी ने इसकी पुष्टि की है। उनके मुताबिक नेपाली बैंक और वहां के नागरिकों के पास पड़ी यह भारतीय मुद्रा भारत में नोटबंदी लागू होने से पहले की है। ये पुराने यानी कि 500 और 1000 के वो नोट हैं जिन्हें मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को चलन से बाहर कर दिया था और अब तक नेपाल से वो नोट नहीं लिए गए हैं, जो कि काफी बड़ा विषय है। भारत को ये रुपए वापस लेकर नए नोट देने थे, लेकिन दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद अब तक इन नोटों को वापस लेने पर कोई सहमति नहीं बन सकी। सूत्र बताते हैं कि नेपाली सरकार चाहती है कि उनके नागरिकों के पास मौजूद बंद हो चुकी पुरानी भारतीय मुद्रा भी बदली जाए, लेकिन नेपाल के पास अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे वैध और अवैध मुद्रा की पहचान हो सके। इस वजह से आशंका है कि दोनों देशों के बीच खुली सीमा व्यापार आदि की आड़ में बची हुई अवैध भारतीय मुद्रा नेपाल के रास्ते भारत आ सकती है और इसमें मोदी सरकार घिरती हुई नजर आएगी, जिसको लेकर ही मोदी सरकार इस पर कदम नहीं उठा रही है। लेकिन ये कई हद तक गलत भी है, क्योंकि कई लोगों की मेहनत की कमाई भी बड़ी रद्दी हो गई। और ये सोचने की बात है, मोदी सरकार कभी एम्बुलेंस नेपाल को गिफ्ट करती है, कभी कुछ करोड़ की रकम किसी चीज के लिए गिफ्ट के तौर पर देती है, तो इन 7 करोड़ रुपए को मोदी सरकार क्यों नहीं बदलती, जिसमें आम पब्लिक की मेहनत की कमाई भी है। और इसके पीछे की वजह यह है, जब से नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की थी तब उनका कहना यह था कि इस नोटबंदी से काले धन पर रोक लगेगी। लेकिन जब नोटबंदी से लोगों ने नोट बदलवाए तो फिर 99.9% तक के नोट सभी वापस आ गए और लगभग सारे नोट ही जब कन्वर्ट हो गए और बचे हुए नोट नेपाल के भी पास हैं, तो इसीलिए मोदी सरकार कतरा रही है कि अगर वो बचे हुए नोट भी ले लिए जाएंगे तो उनकी राजनीति पर सवाल खड़े होंगे और उनके नोटबंदी के फैसले पर भी सवाल खड़े होंगे, क्योंकि 99.8% नोट तो वापस ही आ चुके हैं और नेपाल से भी नोट आएंगे तो यह आंकड़ा करीबन 100% हो जाएगा। तो इस पर सरकार को जवाब देने में और ज्यादा कठिनाई होगी, इसलिए मोदी सरकार इन पैसों को ले नहीं रही, जिसमें लोगों की मेहनत की कमाई भी है। तो ये एक गलत कदम है और हम आशा करेंगे कि इस पर जल्द से जल्द कोई समाधान निकले और लोगों के नोट बदले जाएं, क्योंकि ये आखिरकार लोगों की मेहनत की कमाई है। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिल सके। धन्यवाद। NI न्यूज़।